हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया है और आपकी क्लास 7th की न्यू बुक की पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग्स एंजॉय कर रहे हैं। आज का चैप्टर है एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6 to जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस 6 to 10th सेंचुरी। तो देखो यार, हमने जो आपका पार्ट 1 था वहां पर हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर तक की बातें पढ़ी थी। भैया गुप्ता एम्पायर के बाद भारत की कहानी कैसी रही, यानी कि 6 to 10th सेंचुरी का भारत कैसा था, कौन कौन से राजा आए, क्या क्या चीजें हुई, वो हमें इस चैप्टर में चमकाना है। तो आपको एक टाइमलाइन दिख रही होगी यार 6 to 10th सेंचुरी की, जहां पर चोलास दिख रहा है, पालास दिख रहा है, अरब्स दिख रहे हैं, हर्षवर्धन दिख रहे हैं, हुएन सैंग दिख रहे हैं। कौन कौन है ये लोग, क्या है इनकी कहानी, ये हमें इस चैप्टर में देखना है बेटा। तो आफ्टर द गुप्ता एम्पायर एंडेड इन 600 CE, इंडिया एंटर्ड अ न्यू फेज, है ना, एक नया फेज, एक नए तरीके से इंडिया की जो हिस्ट्री है वो लिखी जाने लगी। लार्ज यूनिफाइड किंगडम गेव वे टू सेवरल स्ट्रॉन्ग रीजनल किंगडम। ठीक है, जो ये एरिया रहा, जो रीजन रहा 6 to 10th सेंचुरी का, उस समय लार्ज किंगडम की बजाय यूनियन ऑफ रीजनल किंगडम, ना, छोटे छोटे किंगडम्स, कि भैया साउथ इंडिया में चोला, चेरा, पांड्या, है ना, कहीं डेक्कन में राष्ट्रकूटास, है ना, मतलब छोटे छोटे किंगडम्स पूरे इंडिया में देखने को मिले, rather than a unified big kingdom. This period lasted about 1200 CE and is sometimes known as post-classical or early medieval period, है ना। तो इस पीरियड को अर्ली मेडाइवल पीरियड भी कहा जाता है। बेसिकली जब आप मुगल्स पढ़ते हैं, मुगल वगैरह मेडाइवल पीरियड में आते हैं, तो उसके पहले इंडिया कैसा था, है ना, अर्ली मेडाइवल पीरियड के नाम से भी हम इस पीरियड को जानते हैं। द फर्स्ट किंग, द ग्रेट किंग ऑफ किंग, जिसके बारे में हमें बात करना है बेटा, हर्षवर्धन, है ना, बहुत बेहतरीन राजा थे, काफी स्ट्रॉन्ग राजा थे। तो हु वाज हर्षवर्धन? हर्षवर्धन वाज became the king in 606 CE at कन्नौज, एंशिएंट नेम्स का था कन्याकुब्जा। तो हमारे गंगा जी के पास में एक टाउन था कन्नौज का, काफी सुंदर, काफी प्रॉस्परस। आगे हम देखेंगे कि 3 डायनास्टीज बिल्कुल उस कन्नौज के लिए लड़ाई कर रही है। तो उस कन्नौज पर राज था किसका? हर्षवर्धन का। उनकी डायनास्टी थी बेटा पुष्यभूति डायनास्टी, है ना, पुष्यभूति डायनास्टी के ये राजा थे। अर्लियर कैपिटल वॉज थानेश्वरा, मॉडर्न डे थानेसर, है ना। अगर हम आप कोई हरियाणा का है तो पहचानता होगा थानेसर को, है ना। उसका पहले नाम था थानेश्वरा, दैट वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। He expanded his kingdom over large part of northern and eastern India. He was called महाराजा धीराज, है ना। काफी ब्रिलियंट राजा थे, काफी ब्रेव थे। महाराजा धीराज का मतलब किंग ऑफ किंग्स, है ना, राजाओं के राजा के नाम से ही जाने जाते थे। ही वॉज ऑल्सो पोएट, एक पोएट भी थे। उन्होंने खुद ने बेटा 3 जो है प्लेस, 3 ड्रामास लिखे हैं संस्कृत में। ठीक है, ही पैट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक बाल भट्ट हु रोट कादम्बरी, वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स, एंड हर्षचरित्रा, है ना। और जो उनके राज दरबार में पोएट्स थे, है ना, जो बहुत ज्यादा कविताएं लिखते थे, उनको बहुत आगे ये बढ़ाते थे। इनका एग्जाम्पल क्या है बेटा? बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन थे? ही वॉज अ पोएट इन हर्षास कोर्ट, है ना, हर्ष के कोर्ट के एक पोएट थे, जिसने कादम्बरी, हर्षचरित्रा यानी कि बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन बुक्स लिखी हैं। ही डिवोटेड टू शिवा एंड बुद्धिज्म बट रिस्पेक्टेड ऑल बिलीफ। सीधी बात है भैया, वो है हिंदू, शिव भगवान और बुद्धिज्म को वो मानते थे, बट बाकी सब रिलीजन को भी वो बिलीफ रखते थे, उनको भी टॉलरेट करते थे। एवरी 5 years, ध्यान रखना भैया, यहाँ पर एवरी 5 years एक असेंबली रखते थे भैया प्रयाग में, जहां पर वो बुद्धिस्ट को, ब्राह्मण्स को और गरीबों को दान दक्षिणा देते थे भैया। हर 5 साल में कहां पर? प्रयाग में। उन्होंने कोशिश करी कि मैं साउथ भी जाऊं, गंगा जी के आसपास कन्नौज में थे, कोशिश क्या करी, लेट मी एक्सपांड माय किंगडम टू साउथ, थोड़ा नीचे आता हूं। बट वहां एक राजा थे बेटा पुलाशकीन II, चालुक्य डायनेस्टी के, जिसके बारे में हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। उन्होंने इनको वहां रोक दिया और ये अपना एम्पायर साउथ एक्सटेंड नहीं कर पाए। हुएन सैंग, तो याद करो गुप्ता एम्पायर के समय हमने पढ़ा था फाहेन, फाहेन इंडिया आया था। सिमिलरली हुएन सैंग भी एक चाइनीज ट्रैवलर है जो इंडिया आए थे। ही वॉज अ स्कॉलर, है ना, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इंडिया वो आए थे कब? 630 CE से 644 CE के बीच में इंडिया आए थे, बुद्धिस्ट साइट देखने आए थे। ही ब्रॉट बैक 600 बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स टू चाइना, है ना, इंडिया से 600 बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स
चाइना लेकर गए। इतना ज्ञान, इतना ज्यादा ब्रिलियंट हमारे इंडिया का जो नॉलेज था वो उस समय था। He left detailed account about politics, culture and religion, definitely, है ना। वो भी आए तो उन्होंने भी बताया कि यार जब मैं इंडिया गया था तब हर्षवर्धन नाम का एक राजा कन्नौज में रूल कर रहा था, बहुत ब्रेव राजा वो था। तो उनके अकाउंट से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत चीजें जानने को मिली है। हुएन सैंग डिस्क्राइब्ड कन्नौज एज अ ब्यूटीफुल एंड अ प्रॉस्परस सिटी, बहुत सुंदर सिटी कन्नौज है, ऐसा हुएन सैंग ने लिखा था। आफ्टर हर्षा's डेथ, जब 647 सी में हर्षा की डेथ हो गई, तब क्या हुआ, जो कन्नौज का रीजन था उसके लिए हो गई मारामार। 3 डायनेस्टीज है ना, पालास, गुजारा प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, 3 डायनेस्टी थी है ना, एक ईस्ट में थी, एक वेस्ट में थी और एक डेक्कन साउथ में थी। तीनों लड़ रही कि भैया कन्नौज तुम्हारा, कन्नौज मेरा। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, एग्रीमेंट है ना, ट्राई पैट्रियाट एग्रीमेंट इसको कहते हैं ओवर कन्नौज। क्या था वो अब हम समझेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पहले पालास कौन थे। तो गोपाला वाज चूजन बाय द पीपल इन 750 सी टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन बंगाल। तो पालास कहां पे थे बेटा, इन द ईस्टर्न तरफ, बंगाल में गोपाल नाम के एक राजा थे जिनको लोगों ने चूज किया था कि आप बंगाल के राजा बन जाओ, और गोपाल ने पाला डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। फिर उनके सक्सेसर, उनके बाद जो उनके बेटे आए धर्मपाल, ही एक्सपांडेड द एम्पायर ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया ना, उन्होंने अपना एम्पायर को फैलाया। The Palas were great patron of Mahayan Buddhism. धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशिला मोनेस्ट्री इन बिहार, है ना, विक्रमशिला मोनेस्ट्री जिसको बाद में भक्तियार खिलजी ने आके तहस नहस कर दिया, वो भी किसने ढूंढी थी बेटा, धर्मपाल ने ही ढूंढी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में भी वो गए थे, वहां भी पैट्रोनाइज किया, वहां भी चैरिटी करी, वहां पर भी उसको भी क्या किया उन्होंने, आगे बढ़ाया था। ही फाउंडेड सोमापुर मोनेस्ट्री इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। मोनेस्ट्री क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आके रेस्ट कर सके, रुक सके, दैट इज मोनेस्ट्री। नेक्स्ट आर द गुर्जरा प्रतिहारास। गुर्जरा प्रतिहारा कौन थे बेटा, गुर्जरा प्रतिहारा वर इन द वेस्टर्न इंडिया। ईस्ट में कौन थे, पालास थे, वेस्ट में कौन थे, गुर्जरा प्रतिहारा। ऐसे भी याद कर सकते हो, गुजरात वाले एरिया में थे, है ना, गुर्जरा प्रतिहारा गुजरात तरफ के एरिया में थे। नागभट्ट वन नाम के राजा ने बेटा मिड 8th सेंचुरी में इसको फाइंड किया था। इनका कैपिटल था भीलमाला, है ना, प्रेजेंट डे राजस्थान में है। लेटर उन्होंने उज्जैनी को अपना कैपिटल बना लिया था। फेमस फॉर पुशिंग बैक अरब इन्वेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। भैया नाम याद रखिएगा, है ना, क्योंकि जब हम अरब इन्वेशन पढ़ेंगे तो नागभट्ट वन का नाम फिर से आएगा। तो नागभट्ट वन ने अरब लोगों को भारत में घुसने से पहले ही भगा दिया था। किंग भोज, ही वॉज द राजा ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। इनको मिहिर या आदि वरह के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु भगवान। इन्होंने भैया पंजाब से लेके कन्नौज तक इतना बड़ा एम्पायर अपना फैला लिया था। डायनेस्टी डिक्लाइन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कन्नौज बाय राष्ट्रकूटास। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि 3 डायनेस्टी थी, है ना, पालास, गुर्जरा प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। तो जब राष्ट्रकूटास पिक्चर में एंटर हुए, जब उन्होंने कन्नौज पे कंट्रोल लेना शुरू करा, तब बेटा गुर्जरा प्रतिहारा लोग जो है हारते गए और उनकी डायनेस्टी डिक्लाइन होने लग गई। फाइनली गजनवी, है ना, जो अफगान से आए थे, मोहम्मद गजनी एंड टीम, उनके इन्वेशन से फाइनली गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी डिक्लाइंड कंप्लीटली। नेक्स्ट राष्ट्रकूटास डेक्कन वाले एरिया में, यानी कि साउथ वाले एरिया में एंटर हुए थे और वहां से इन लोग ने कन्नौज वाले एरिया तक अपनी पकड़ जमा ली थी। दंती दुर्गा बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर। तो बेसिकली जो राष्ट्रकूटास थे ये पहले इतने पावरफुल नहीं थे, है ना, देवर समान था, मतलब वो है ना एक लैंड लॉर्ड टाइप के थे। बट दंती दुर्गा नाम के राजा ने इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था, किसको, राष्ट्रकूटास को। चालुक्यास इन द डेक्कन, है ना, डेक्कन में चालुक्य डायनेस्टी थी, उसके अंडर में ये काम करते थे राष्ट्रकूटास पीपल, है ना, चालुक्यास के अंडर में काम करते थे। बट दंती दुर्गा ने चालुक्यास को हरा के पूरे एम्पायर को राष्ट्रकूटा एम्पायर बना लिया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास। कैपिटल वाज मान्यखेता, मॉडर्न डे कर्नाटका में है। रिमेन डोमिनेंट फॉर नियरली 2 centuries, यानी कि लगभग 200 साल तक बेटा राष्ट्रकूटास ने डेक्कन वाले एरिया पर राज किया है।
कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या थी, तो कृष्ण वन, ये अलग अलग राजा है ना, भाई दंती दुर्गा के बाद बहुत सारे राजा है, तो कृष्ण वन वॉज वन राजा जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया है एल्लोरा में। कभी आप अजंता एलोरा केव जाओ तो कैलाशनाथ टेम्पल है, बहुत सुंदर वहां पर, वो किसने बनाया है, कृष्ण वन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा पैट्रोनाइज हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल इक्वली। दे इनकरेज लर्निंग इन संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़। ठीक है, तो संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, मतलब एक ओवरऑल स्कॉलर्स का जो रीजन था वो था किसका, राष्ट्रकूटा का, जहाँ लर्निंग को, आर्ट को, आर्किटेक्ट को, सबको क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। द इमेज ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। Next is अमोघ वर्ष वन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास। अमोघ वर्ष वन, आपने नाम सुना होगा अमोघ वर्ष का भी। इनको नृपतुंगा मतलब पीक ऑफ किंग्स, ऐसा राजा जो होता है ना आइडल राजा, कि भाई राजा हो तो भैया हमारे अमोघ वर्ष भाई जैसा हो, नहीं तो नहीं हो, ऐसा उस समय माना जाता था। रूल्ड फॉर 64 years, अ वेरी बिग टाइम है ना, डैम बिग टाइम है, 64 साल तक इन्होंने राज किया है। स्ट्रॉन्गली ड्रॉन टू जैनिज्म, है ना, ही वॉज अ कट्टर जैन, है ना, जैन धर्म को फॉलो करते, डेफिनेटली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म इनको सपोर्ट करते, बट ही वॉज अ कट्टर जैन। वॉज अ फाइन पोएट ऑल्सो, है ना, संस्कृत और कन्नड़ के पोएट भी थे। अरब हिस्टोरियन अल मसूदी praised him for respecting Muslims and building mosque in his kingdom, है ना, तो इनको, इसको कहते हैं राजा, है ना, कि भाई अगर कोई मुसलमान उनके राज्य में थे तो उनके लिए उन्होंने मॉस्क यानी कि मस्जिद भी बनवाए हैं। दो ही वॉज अ कट्टर जैन, उसके लिए अल मसूदी एक अरब हिस्टोरियन है, उन्होंने उनको सराहना भी दी है, प्रेज भी किया है। अब यहाँ पर आपने देखा 3 डायनेस्टीज, गुर्जरा, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास, जो किसके लिए लड़ रहे हैं बेटा, कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में कन्नौज के आसपास तो ये चीजें हो रही थी। व्हाट अबाउट नॉर्थ इंडिया, व्हाट अबाउट साउथ इंडिया, कश्मीर में क्या हो रहा था उस समय, एकदम साउथ, है ना, केरल में क्या हो रहा था उस समय। अब हम 6th to 10th सेंचुरी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया क्या पिक्चर चल रही थी उसको चमकाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कश्मीर। कश्मीर में अगर आपने सुना क्वीन दिद्दा, है ना, दिद्दा दीदी या दिद्दा रानी की कहानी आपने सुनी होगी, तो कश्मीर में बेटा उस समय क्या कहानी थी कि इन मिड 8th सेंचुरी कश्मीर इमर्ज एज ए इंपॉर्टेंट हिमालय किंगडम। ललितादित्य मुतापिदा वॉज अ पावरफुल रूलर, है ना, ललितादित्य करके एक रूलर थे जो पावरफुल रूलर वहां के थे, कहां के, कश्मीर के। उनके बाद काफी ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कश्मीर में होने लगी। Queen Didda ruled in the late 10th century. She founded towns, built temples and restored many more. कहा जाता है कि क्वीन दिद्दा जो है ना, शी वॉज द मतलब उन्होंने जो है कश्मीर को इतना ज्यादा स्टेबल किया, है ना। आफ्टर ललितादित्य बहुत ज्यादा डगमगा गया था एम्पायर, बट क्वीन दिद्दा आई, उन्होंने काफी ज्यादा स्टेबलाइज किया। शी फाउंडेड टाउन्स, है ना, टेम्पल्स बनाए और काफी सारे टेम्पल्स को रिस्टोर भी किया जो टूट गए थे उनको भी। चलो नेक्स्ट इज कल्हनास रजत रंगिनी। अब भाई ये क्या है, तो कल्हना कौन है, सबसे पहले तो कल्हना वॉज अ पोएट, है ना, तो आप इस चैप्टर में काफी सारे राजा, काफी सारे पोएट्स के बारे में सुनोगे। कल्हना वॉज वन ऑफ देम, बट कल्हना क्या थे, क्रिटिक थे, मतलब सच को सच लिखना, झूठ को झूठ लिखना, फालतू की जो होती है ना चापलूसी करना या शुगर कोट करके बातें करना, ऐसा वो नहीं लिखते थे। तो रजत रंगिनी नाम की उन्होंने किताब लिखी, कब बेटा, 12th सेंचुरी में। इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, है ना, रिवर ऑफ किंग्स रजत रंगिनी का मतलब है। वो किसने लिखी, कल्हना ने लिखी। इट नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डायनेस्टी फ्रॉम बिगिनिंग टू हिज टाइम, है ना, कि शुरुआत से कश्मीर कैसा था और आज जब कल्हना है तब तक कश्मीर कैसा हो गया है, पूरा उन्होंने अपनी रजत रंगिनी में लिखी है। Kalhana used inscriptions, temple records and earlier works to write accurate history. यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी जो कल्हना की हिस्ट्री है ना वो काफी एक्यूरेट है, फालतू की चापलूसी वाली बातें नहीं है। जो उन्होंने देखा, जो समझा, जो सीखा, वही उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। He believed, और उनका मानना था कि historians should be free from love और hatred। जो भी हिस्टोरियन है, जो भी कोई किताब लिख रहा है, उनको किसी भी तरह का प्यार या लालच या नफरत से परे हटके सच ही लिखना चाहिए। हिज पर्पस वॉज टू ड्रॉ मॉरल रीजंस फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम कश्मीर की बेटा कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज भी कश्मीर हमारे लिए स्वर्ग है ना, आज भी उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है, उस समय भी बेटा उतनी ही ज्यादा थी, है ना। इट रिमेन वेल कनेक्टेड टू इंडियाज पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ डिस्पाइट ऑफ इट्स ज्योग्राफी, है ना,
ज्योग्राफी अलग है, वहाँ हिमालयास आ गए हैं, ठंड वहाँ ज्यादा पड़ रही है, स्टिल हमेशा भारत से कनेक्टेड रहा है हमारा कश्मीर। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग। कश्मीर शैविज्म डेवलप्ड विद स्कॉलर्स लाइक अभिनव गुप्ता, है ना। तो कश्मीर में जो शिव भगवान की भक्ति, है ना, कश्मीरी पंडित आपने सुने होंगे, तो कश्मीर में शिव भगवान की भक्ति शुरुआत किसने करवाई? अभिनव गुप्ता ने। अभिनव गुप्ता वर्क इन्फ्लुएंस फिलोसफी, aesthetics, poetry and art across India. Kashmir acted as a bridge for Buddhist scholars between India, Tibet and Central Asia. जैसा मैंने तुम्हें कहा है कि बुद्धिज्म जो था वो इंडिया के इन्हीं रीजन में पनपा है, तो यहां से वो तिब्बत गया। फ्रॉम कश्मीर इट वेंट टू तिब्बत, फ्रॉम कश्मीर इट वेंट टू सेंट्रल एशिया। तो कश्मीर एक ब्रिज था टू फॉर द बुद्धिज्म टू travel. Kashmiri artisans, sculptors and manuscript painters were highly valued across the region. और अगर कश्मीर का कोई आर्टिस्ट आता था तो भैया बहुत तारीफ होती थी कि यार कश्मीर से आए हैं भाई साहब, बढ़िया ही आर्ट करके देंगे। दिस इज अबाउट द कश्मीर। अब थोड़ा साउथ आते हैं कि भैया साउथ में क्या कहानी थी, डेक्कन में क्या कहानी थी। तो डेक्कन प्लेट्यू एंड साउथर्न इंडिया वाज पॉलिटिकली एक्टिव, है ना। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ वताकास सेवरल किंगडम कंप्लीटेड फॉर सुप्रीमेसी। क्लास 6 में हमने वताकास को पढ़ा था। तो वताकास के बाद में अब हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास, पांड्यास, चालुक्यास। तो अलग अलग डायनेस्टी हमारे डेक्कन वाले एरिया में आ गई। राष्ट्रकूटास, वेस्टर्न चालुक्यास, देखना भैया, चोलास, पल्लवास, चेरास, पांड्यास, इवन वतापी किंगडम। तो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो उस समय डेक्कन और साउथ इंडिया में बेटा पनप रही थी। फर्स्ट दैट इज चालुक्य, जो हमने बात करी, पुलाशिकिन वन ने इसको फाइंड किया था बेटा। उनके ग्रैंडसन थे पुलाशिकिन टू, जिन्होंने इसको एक्सपांड किया। और पुलाशिकिन टू और किसकी लड़ाई हुई थी? याद करो, हर्षवर्धन की। याद करो, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि जब हर्षवर्धन साउथ आना चाह रहे थे तो पुलाशिकिन टू से उनकी लड़ाई हो गई थी। तो पुलाशिकिन टू ने सक्सेसफुली हर्ष का जो साउथवर्ड एक्सपेंशन है उसको रोका था। चालुक्य कैपिटल वतापी इज फेमस फॉर इट्स हिंदू एंड जैन केव टेम्पल। अगेन अ हिंदू टेम्पल ना, मतलब दिल्ली सल्तनत के पहले अगर आप ये देखोगे ना तो हिंदू धर्म ही ऑलमोस्ट आपको पूरे इंडिया में पनपता हुआ दिखेगा। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अय्यापुरा अहियोल एंड अर्लियर कैपिटल कंटेन न्यूमरस हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेम्पल। तो जो करंट कैपिटल था उनका वतापी, वहां भी काफी किंगडम थे। जो अर्लियर किंगडम था, पुराना किंगडम, दैट इज अय्यापुर अहियोल, दैट उसमें बहुत सारे टेम्पल्स वहां पर थे। अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन बाय रवि कीर्ति, अगेन अ वेरी फेमस पोएट रवि कीर्ति, praises Pulashikin two's victories to its though it contains exaggeration, है ना। तो भैया रवि कीर्ति जी ने लिखा है पुलाशिकिन 2 की वाहवाही के बारे में कि क्या राजा थे यार, है ना। बहुत थोड़ा एग्जैजरेटेड है, थोड़ा शुगर कोट है, थोड़ा चढ़ा के लिखा है, बट रवि कीर्ति जी ने पुलाशिकिन 2 की वाहवाही बहुत ज्यादा की है। इवन ह्यूएन-सांग, है ना, जो आए थे हर्षवर्धन के समय पर, ह्यूएन-सांग ने भी क्या किया है? चालुक्य किंगडम को विजिट किया है और किसकी? पुलाशिकिन 2 की काफी तारीफ उन्होंने भी की है। The Meguti temple at Ahiol partly restored the red arrow point to a stone slab bearing the long inscription praise in the inspiration of चालुक्यास। तो ये जो है एक टेम्पल है अहियोल में, और इसका जो ये वाला स्टोन है यहाँ पर बेटा चालुक्य किंग स्पेशली पुलाशिकिन 2 के बारे में लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट इज डिक्लाइन एंड रिवाइवल। कैसे भैया जो किंगडम था डिक्लाइन हो गया, यानी कि खत्म हो गया। इन द अर्ली 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के आसपास 2 मेजर पावर इंडिया में थी, एक हर्षवर्धन था और एक पुलाशिकिन 2 था। पुलाशिकिन 2 was defeated by the पल्लवास ऑफ कांची। तो पुलाशिकिन 2 हर्षवर्धन से तो जीत गया था, बट किससे हार गया बेटा? पल्लवास ऑफ कांची से एक बार वो हार गया। इवेंचुअली 8th सेंचुरी आते आते राष्ट्रकूटास नाम की एक डायनेस्टी, जिसने किसके लिए लड़ाई करी थी? कन्नौज के लिए लड़ाई करी थी। राष्ट्रकूटास ने चालुक्यास को रिप्लेस कर दिया। वापस रिवाइवल भी हुआ इनका, है ना। वापस ये थोड़ा बहुत इन्होंने रिवाइवल भी किया। वेस्टर्न चालुक्य, फिर इन्होंने अपना आपको नाम दिया कि हम जो चालुक्य से हमारा रिवाइवल हुआ है, हम वापस आए हैं, है ना। हारने के बाद एक बार इनका वापस से रिवैम्प हुआ, उसको उन्होंने वेस्टर्न चालुक्य के नाम से डिनोट किया। ईस्टर्न चालुक्य एक और रीजन था बेटा। अगर आप मैप पर देखोगे, तो आपको दिखेगा दिस रीजन, दिस इज द ईस्टर्न चालुक्य। तो ये देखो चालुक्य एक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर,
है ना, इनको किसने हरा दिया था? राष्ट्रकूटास ने हरा दिया था। एक है बेटा ये वाले ईस्टर्न चालुक्यास, इनकी क्या कहानी थी? इनकी कहानी समझ लेते हैं कि द ईस्टर्न चालुक्यास रूल्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वेनगी, है ना, ये इंडिपेंडेंट थे, इनका और इनका कोई कनेक्शन नहीं था, ये इंडिपेंडेंट है, इन्होंने आंध्र प्रदेश से रूलिंग चालू की है। दे फ्रीक्वेंटली फॉट एंड अलाइड विद राष्ट्रकूटा, तो राष्ट्रकूटा से लड़ते भी रहे और उनसे इन्होंने दोस्ती भी मेंटेन करके रखी। इनके रूल में बेटा हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर की काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। किसके रीजन में? ईस्टर्न चालुक्यास के रीजन में। नेक्स्ट इज पल्लवास। पल्लवास कौन थे बेटा? पल्लवास was a dynasty that reached its peak period in 7th century. कैपिटल था इनका कांचीपुरम। कांचीपुरम को में बहुत सारे मंदिर है ना। कांचीपुरम इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ थाउजेंड्स टेम्पल, है ना। तो इतनी सुंदर सिटी इनका क्या था? कैपिटल था किसका? पल्लवास का। महेंद्र वर्मन वन और उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन वन के समय पर काफी ज्यादा पीक पर जो है ये पल्लवा डायनेस्टी गई। और अगर आप अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हो तो आप क्लास 8 में जानोगे, महेंद्र वर्मन वन ने अंग्रेजों को भी हराया है ना। नाम याद रखिएगा, क्लास 8 में नाम फिर से वापस आएगा। नरसिम्हा वन को ममला मतलब रेसलर या वॉरियर के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने पुलाशिकिन टू को हराया है, याद है हमने पढ़ा था। पुलाशिकिन टू को किसने हराया है? पल्लवास ने हराया है। तो किसने हराया था? नरसिंह वर्मन वन ने बदामी, है ना, जो कैपिटल था किसका? पुलाशिकिन टू का, उसको कैप्चर कर लिया था। ही सेंट अ नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका टू हेल्प द सिन्हालीज प्रिंस। ऑल्सो बेटा श्रीलंका से भी इनके रिलेशनशिप किसके? पल्लवास के काफी अच्छे थे। कांचीपुरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर। मैंने तुम्हें कहा काफी ज्यादा टेम्पल्स यहाँ पर है। स्पाइसेस ट्रेड, सिल्क, आइवरी, लग्जरी गुड का ट्रेड वगैरह यहाँ बहुत ज्यादा होता है। सी पोर्ट, सी तो डेफिनेटली क्योंकि ये ऑन द कोस्ट था, तो एक सी पोर्ट था महाबलीपुरम, है ना। इसके थ्रू साउथ ईस्ट एशिया से वो लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे, यानी कि बिजनेस करते थे। एंशिएंट चाइनीज, पर्शियन एंड रोमन कॉइन्स वर फाउंड। कैसे पता चला हमें? क्योंकि जब हमने पल्लवा डायनेस्टी को डिग इन किया तो हमें चाइना के सिक्के मिल रहे हैं, हमें रोम के सिक्के मिल रहे हैं, हमें पर्शिया यानी कि ईरान के सिक्के मिल रहे हैं। इससे समझ में आया कि ओहो, ये लोग तो इंटरनेशनल ट्रेड भी उस समय करते थे। पल्लवास ने काफी ज्यादा टेम्पल्स बनाए हैं, है ना। उनके टेम्पल जो है, उनकी स्टोरीज महाभारता में भी देखने को मिली है। वैष्णव, जैन और शिव टेम्पल, शिव मंदिर या शिव भक्ति को उन्होंने बहुत पैट्रोनाइज किया, यानी कि आगे बढ़ाया, इसको फॉलो किया। दे प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर। पोएट्स लाइक दंदन फ्लरिश्ड अंडर देम। तो अलग अलग पोएट्स का आप एक टेबल बना सकते हो कि इस राजा के समय ये वाले पोएट जो थे ये काफी फेमस हुए। तो पल्लवास के समय बेटा दंदिन नाम के पोएट काफी ज्यादा फेमस हुए। महेंद्र वर्मन वन रोट ए सैटिरिकल संस्कृत प्ले। पल्लवा रूल एंडेड इन द लेट 9th century विद द आदित्य वंश कॉन्क्वेस्ट। तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि आप देखना हर एक रूलर जो है वो पोएट भी, आपने मैक्सिमम देखा होगा कि रूलर्स खुद भी पोएट है। तो महेंद्र वर्मन वन खुद भी पोएट थे, खुद भी एक लिखने का शौक रखते थे। तो उन्होंने भी क्या लिखा है? संस्कृत प्लेस के बारे में उन्होंने लिखा है। और 9th century, लेट 9th century में बेटा इवेंचुअली पल्लवास का रूल जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सदर्न डायनेस्टीज, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। Cheras, also known as Chera Perumals, ruled along the Kerala coast, maintained independence despite powerful kingdoms. अशोका के समय से है ये। चोला, चेरा, पांड्या अशोका के समय से है, बट they still maintained their independence. और आपने पता है उसमें देखा होगा एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में, वहां भी हमने चोला, चेरा, पांड्या किंगडम्स को अच्छे से पढ़ा है। चोलास की बात करें तो विजयलाया वन के अंदर ये रिवाइव हुआ 9th century में विद थांजावुर एज देयर कैपिटल। आदित्य वन डिफीटेड द पल्लवास एंड एक्सपैंडेड द किंगडम। अभी इसके पहले जो हम पल्लवास पढ़ रहे थे, आदित्य वन ने जिसको हराया वो कौन था? चोला डायनेस्टी का आदित्य वन था। काफी बड़ा एम्पायर, काफी ग्रैंड टेम्पल्स, काफी सुंदर आर्किटेक्चर, संस्कृत प्लेस काफी ज्यादा भी आपको चोला डायनेस्टी में देखने को मिलेंगे। पांड्या, चोला एंड चेरा किंगडम्स अशोका के समय से साउथ इंडिया को रूल कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इन तीनों में बेटा चोला सबसे पावरफुल थे, इन तीनों में चोला सबसे पावरफुल थे।
Pandya's rose to power in 6th century with Madurai as their capital, controlled southern Tamil Nadu and briefly northern Sri Lanka. तो तमिलनाडु वाले रीजन में, इवन थोड़ा सा श्रीलंका वाले रीजन में किसने रूल किया है? पांड्यास ने रूल किया है. Immersed in maritime trade via ports like कोरकाई, ठीक है, मैरिटाइम ट्रेड करते थे. कैसे पता चला? यहाँ पर भी हमें सिक्के मिले हैं. Built temples and patronized Tamil literature, were defeated by the Cholas in 10th century but later revived. तो Cholas were very powerful. Cholas ने पांड्यास को हराया है, बट उन्होंने भी क्या किया है? अपना कमबैक किया है. सबका कमबैक हो रहा है, बस तुम लोगों का ही नहीं हो पा रहा है ना? चलो नेक्स्ट इस अदर डेवलपमेंट. बेटा इस समय पर, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अदर और क्या क्या डेवलपमेंट हुए? तो लार्ज एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉल. हमने देखी है बात कि बड़े बड़े गुप्ता एम्पायर टूट टूट के छोटे छोटे एम्पायर में टूट गए. ठीक है, भले फिर वो राष्ट्रकूटाज हो, गुर्जर प्रतिहाराज हो, पालाज हो, चोलाज हो, चेलाज हो, पांड्याज, मतलब लार्ज किंगडम्स हैव ब्रोकन डाउन. किंग रूल्ड कोर एरियाज डायरेक्टली एंड आउटर रीजन थ्रू समांथास. तो जो राजा जी है वो मेन एरिया में बैठे हुए हैं, कैपिटल में बैठे हुए हैं, वहां राज कर रहे हैं. बाकी के रीजन पर उनके मतलब उनके मंत्री लोग या उनके चट्टे बट्टे वो लोग राज कर रहे हैं. उनको बोलते थे समांथास, है ना? मैं राजा हूं या मैं रानी हूं, तो मेरे जो ट्रस्टेड लोग हैं उनको बोलूंगी भैया ये रीजन तुम संभाल लो, ये तुम संभाल लो, ये तुम संभाल लो, और जो वो रीजन संभाल रहा है उन्हें कहेंगे समांथास. समांथा मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, है ना? समांथा लोग क्या करते हैं? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, आर्मी को मेंटेन करना, ये सारा काम अपने अपने रीजन में करते थे. पर कभी कभी समांथा इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते थे कि राजा जी को ही अपनी पोजीशन से हटा देते थे. एक एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल है बेटा राष्ट्रकूटास, है ना? राष्ट्रकूटास ने अपने ओवरलॉर्ड को ही भगाया था. राष्ट्रकूटास वर पहले समान था, है ना? राष्ट्रकूटास पहले क्या थे? समांथा थे, पर उन्होंने अपने ही ओवरलॉर्ड चालुक्यास को ओवरथ्रू किया था, भगा दिया था. जो टेरिटरी होती थी वो बेटा डिफरेंट प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में डिवाइडेड थे. ऐसा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि एक बड़े एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंस, छोटे छोटे स्टेट में, फिर स्टेट को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे गांव में, विलेज में डिवाइड करके रखा गया था. विलेज वर लार्जली सेल्फ गवर्न्ड बाय लोकल ऑफिशियल्स एंड कमिटीज, है ना? विलेज लेवल पर लोकल गवर्नेंस चल रही है, विलेज में अपनी पंचायत चल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग गवर्नेंस है, स्टेट लेवल पर अलग गवर्नेंस है, और फिर पूरा जो एम्पायर है उस लेवल पर राजा जी रूल करते थे. बाय 9th and 10th century विलेज असेंबली बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन साउथ इंडिया. चोला इंस्क्रिप्शन एट उत्तर मेरूर शो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, है ना? तो भाई साउथ इंडिया में पहले, बहुत पहले डेमोक्रेसी चल रही थी, है ना? विलेज के पास अपनी खुद की पावर थी. ये हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो चोला डायनेस्टी का था वहां से देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम बात करें कि ट्रेड, इकोनॉमी और अर्बनाइजेशन क्या था, तो बढ़िया ही था. जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, जब हमको इंटरनेशनल कॉइन्स मिल रहे हैं, तो बढ़िया ही ट्रेड उस समय भारत का हुआ करता था, है ना? लैंड ग्रांट सिस्टम एक्सपांडेड क्रिएटिंग पावरफुल लैंड होल्डर्स, है ना? देखो खेती उस समय भी भारत में होती थी, अभी भी भारत में बहुत होती है. तो इसमें क्या होता कि खेती बढ़ानी है ना? खेती को एक्सपांड करना है. तो खेती को एक्सपैंड करने वाले जो लैंड होल्डर्स थे, जिनकी जमीनें थी, वो विद टाइम क्या होते गए? पावरफुल होते गए. वो खुद तो जमीन पर खेती नहीं करते थे, किसान रखते थे. पीसेंट को बोलते कि तुम लोग खेती करो, हमें अपनी खेती में से इतना हिस्सा दे देना. इवेंचुअली किसानों को परेशान भी करते थे, है ना? बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल, उनकी जमीन है, तो दे वर वेरी पावरफुल एंड समटाइम्स दे ऑल्सो स्ट्रेस द पीसेंट. बहुत सारे लैंड होल्डर्स खुद ही अपनी लैंड को कल्टीवेट नहीं करते थे, पीसेंट्स को यानी कि किसानों को अपनी लैंड को कल्टीवेट करने के लिए देते थे, और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अत्याचार करते थे. लैंड ग्रांट्स हेल्प ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. इरिगेशन वर्क एक्सपांडेड. पल्लवा टैंक इन तमिलनाडु स्टिल सर्वाइव. ठीक है, तो काफी ज्यादा लैंड जो है वो खेती के अंडर आने लगी, काफी ज्यादा इरिगेशन होने लगा, और खेती जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी. एग्रीकल्चरल ग्रोथ सपोर्टेड कैश क्रॉप्स एंड एग्रो बेस्ड क्राफ्ट. लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स, है ना? तो भैया लोकल ट्रेड भी हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है, तो ओवरऑल एक एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा था इस समय, ट्रेड भी बढ़ रहा था, लेकिन पीसेंट यानी कि किसान के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा था. इंडिया ने वेस्ट एशिया, अफ्रीका, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ ट्रेड किया है.
फॉरेन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड जूइश मर्चेंट लिव्ड इन इंडिया, है ना, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भारत में आके बस चुके थे। सोसाइटी रिमेन मेनली रूरल एंड एग्रीगेरियन बट सिटीज कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट, है ना, बहुत ज्यादा सोसाइटी थी, विलेज थे, गांव बहुत थे, कुछ कुछ सिटीज भी थी, बट मेजरली आप देखोगे तो उस समय पे हमारे इंडिया में गांव वाला सिस्टम ज्यादा था। मेनी नॉर्थ एंड साउथ इंडियन सिटीज फ्लरिश्ड एज पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड ट्रेड सेंटर्स। टेम्पल्स एंड पोर्ट्स प्ले अ मेजर रोल इन अर्बन एंड इकोनॉमिक लाइफ। टेम्पल्स का बहुत रोल था, जिस राजा ने जितने टेम्पल बनवाए वो उतना फेमस, उतना पॉपुलर होता गया, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टाइम। सोशल लाइफ देखें हम तो इंडियन सोसाइटी बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जाति सिस्टम बढ़ने लगा था, जातिवाद बढ़ने लगा था, जाति इंक्रीज इन नंबर और बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, है ना, ये तो कुम्हार जाति का है, ये लोग तो घड़े वड़े बनाते हैं, है ना, ये लोहे का काम कर रहा है, लुहार जाति का है, ये सोने का काम कर रहा है, सुनार जाति का है। तो जातिवाद इस समय बढ़ने लग गया था। मोस्ट कम्युनिटीज प्रैक्टिस एंडोगैमी। एंडोगैमी मतलब मैरिजेस विद इन द ग्रुप, यानी कि आप इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, उस समय भी नहीं करते थे। सम ट्राइब्स, माइग्रेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स वर ऑब्जर्व्ड इनटू द वर्ण जाति सिस्टम। और सिस्टम तो थोड़ा खराब था, है ना, कि ये ऊंचे वर्ण का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नीचे वर्ण के हैं, तो वर्ण जाति सिस्टम इस समय पनपने लग गया था। सिस्टम वेरिड बाय रीजन बट वॉज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, है ना, बहुत रिजिड सिस्टम नहीं था कि नहीं ऐसा ही होगा, जो पालास में हो रहा है वो राष्ट्रकूटास में, ऐसा नहीं था, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी थी, सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने ट्रेडिशंस फॉलो किए थे। सम रूलर्स लाइक पालास एंड ककातियास रोज फ्रॉम शूद्र टू क्षत्रिय स्टेटस, है ना, कुछ रूलर्स ऐसे भी थे बेटा पालास में, है ना, ककातियास एक और डायनेस्टी थी जहां पर शूद्र रूल, है ना, शूद्र लोग भी राजा बने थे, वो भी क्षत्रिय बने थे। एक हवन होता था, है ना, अगर किसी ने वो हवन कर लिया तो आप अगर शूद्र कास्ट के हो तो भी आप क्षत्रिय बन जाओगे, ऐसा पहले बोलते थे। टर्म्स लाइक अस्पृश्यता इंडिकेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिटीज डिस्पाइट डिविजन, डिफरेंट जातिज डिपेंड ऑन वन अनदर इकोनॉमिकली। डेफिनेटली डिविजन तो था पर स्टिल डिपेंडेंसी थी, भैया बिना कुम्हार के तुम्हारे घर में घड़े ही नहीं आएंगे, ठीक है। there were dependency. Women's status varied but soared so that women were active in work and religious donation, work, courts and religious donation. तो women की स्थिति तो इतनी बढ़िया नहीं थी, but there were some women जो एक्टिव थी in their home, in the courts, in their religious donations. तो कुछ रिच, आप बोल सकते हो रिच सोसाइटी जो थी वहां पर महिलाएं इन चीजों में आगे थी। हमने देख लिया कल्चरली, हमने देखा कि मेजरली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को ही क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। दिस रिलीजन शेयर्ड आइडियाज, स्पेसेस एंड आर्टिस्टिक फॉर्म दैट कोएक्सिस्टेड पीसफुली, है ना, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में ज्यादा फर्क नहीं था, है ना, सिमिलर टीचिंग थी, तो ये राजा आपस में पीसफुली एग्जिस्ट कर पा रहे थे। तांत्रिक ट्रेडिशन इमर्ज अराउंड 6th century emphasizing rituals and शक्ति वर्शिप, है ना, धीरे तंत्र मंत्र, है ना, यज्ञ करना, तांत्रिक शक्तियां भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, अब इस समय पर इमर्ज हो रही थी। बुद्धिज्म फ्लरिश किया, जैनिज्म स्ट्रॉन्ग रहा, पुरानास इंटीग्रेटेड लोकल बिलीव्स इनटू पैन इंडिया हिंदू ट्रेडिशन। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डेफिनेटली हिंदू मतलब एक एक रीजन में, कि इस रीजन में बुद्धिज्म चल रहा है, कहीं जैनिज्म चल रहा है, और फिर पैन इंडिया में धीरे धीरे पुराण की गाथाएं या हिंदुज्म फैलने लगा। कल्चरल लाइफ क्या था बेटा, तो हमने देखा कि रिलीजियसली टेम्पल्स पे, मठों पर पिलग्रिमेज और भक्ति, इन सभी की बातें हो रही है। भक्ति मूवमेंट उस समय शुरू हो गया था। भक्ति मूवमेंट क्या था कि आप भगवान को प्यार से याद करो, भगवान आपके सामने होंगे, है ना, आप आडंबर मत करो कि बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, करोड़ों का दान दक्षिणा, नहीं, भक्ति मूवमेंट भी उस समय स्टार्ट हो गया था। अलवर्स जो विष्णु भगवान के डिवोटी थे और नायनार्स जो शिव भगवान के डिवोटी थे, इन्होंने साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट शुरू किया था। भक्ति कट क्रॉस सोशल डिवीजन इंक्लूड कास्ट एंड जेंडर। भक्ति में ऐसा नहीं था कि अगर आप शूद्र के हो तो आप भाई शिव भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऐसा था कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, मतलब भगवान से प्यार करो और भगवान आपके सामने होंगे। नायनार्स एंड अलवर्स ने साउथ इंडिया में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इस समय बेटा मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स भी इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिले। ब्रह्मगुप्त, ही मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन बोथ द फील्ड्स। इन द ब्रह्म स्तूप सिद्धांत ही एक्सप्लेन्ड ऑपरेशन विद जीरो नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, है ना।
तो जीरो आर्यभट्ट हमने देखा था गुप्ता एम्पायर के समय, आर्यभट्ट के बारे में समझा था, ठीक है। सिमिलरली ब्रह्मगुप्त ने जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, इनके बीच में नंबर्स का क्या इंटरैक्शन है उसको उनकी किताब में, उनके ब्रह्मस्तूप सिद्धांत में समझाया है। एल्जेब्रा का फाउंडेशन, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, किसने सिखाया, ब्रह्मगुप्त ने सिखाया। हिज वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड लैटिन इन्फ्लुएंसिंग द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप। और ये जो है ना, वो है ना मीम, अमेरिका बोलता है तू क्या है बे, है ना, अब हम बताते हैं तो भैया हमने सिखाया है ना। आउटर वर्ल्ड को इनिशियल मैथमेटिक्स इंडिया ने ही सिखाया है, इंडिया ने ही दिया है। भास्कर वन अगेन अ वेरी 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 पॉपुलर मैथमेटिशियन, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री कमेंटेड ऑन द आर्यभट्ट, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिस जो आर्यभट्ट ने दिया था उसका एडवांस वर्जन भास्कर वन ने सिखाया है। विहारनका आइडेंटिफाइड विहारनका फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। ये विहारनका फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, आप आने वाले क्लास में पढ़ोगे व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस, बट इन्होंने भी मैथमेटिक्स में अपना योगदान दिया है। महावीर अ जैन स्कॉलर रोट द फर्स्ट मैथमेटिशियन टेक्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो महावीर नॉट वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर की बात नहीं हो रही है, महावीर ही वॉज अ जैन स्कॉलर, इन्होंने भी मैथमेटिक्स पर एक किताब लिखी है जिसमें एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं है, प्योरली मैथमेटिकल कंटेंट उन्होंने समझाया है। तो उस समय के लोगों ने भैया इतना कुछ हमारे भारत को दिया है। स्कॉलर रीडिफाइंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन टू प्लैनेटरी पोजीशंस एंड इक्लिप्सेस, दिस अचीवमेंट फॉर्म अ लॉन्ग कंटिन्यूअस साइंटिफिक ट्रेडिशन सपोर्टेड बाय रॉयल पैट्रोनेज। तो भैया सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर की बातें ही नहीं हुई हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्लिप्स, ग्रहण, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारी बातें इस समय पर भारत के स्कॉलर्स, मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स कर रहे थे। लास्टली बेटा फॉरेन इन्वेशन, है ना। तो कुछ फॉरेन के लोग, जब भारत इतना ग्रो कर रहा है तो अंग्रेजों की या बाहर के लोगों की आंखें तो भारत पर गड़ी ही रहेगी। पहला फॉरेन इन्वेशन पड़ रहा है द हुनास या हुन्स, जिसको हमने गुप्ता एम्पायर के समय भी पढ़ा था कि हुना जो सेंट्रल एशिया के थे उन्होंने आके गुप्ता एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। तो दे वीकन गुप्ता एम्पायर, पर बहुत ज्यादा वो अपने इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, गंगा के आसपास वाले एरिया पर अपना धमा चौकड़ी मचाई थी। सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे। दे वर डिफीटेड बाय द ओलिकारा किंग्स ऑफ दशापुरा। आफ्टर डिफीट द हुनास वर असिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी। तो इनको भैया मंदसौर के राजा ओलिकारा किंग्स इन्होंने हरा दिया था। हारने के बाद ये वापस सेंट्रल एशिया नहीं गए, भारत आए, भारत पसंद आ गया तो भारत में ही रह गए और भारतीय ही ये बन गए थे। इंडियन लैंग्वेज को, सिंबल्स को और रिलीजन को इन्होंने खुद ने अडॉप्ट कर लिया था। अरब आए, अरब नेवल इन्वेशन, अभी मैंने तुम्हें एक नाम भी बताया था कि अरब का इन्वेशन किसने रोका था, वो वापस आएगा यहाँ पर, नागभट्टा वन। याद करो हमने देखा था नागभट्टा वन, गुर्जरा प्रतिहारा, जिसने अरब फोर्सेस को डिफीट किया है। तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया में घुसने की कोशिश की। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को बहुत जल्दी इन्होंने कैप्चर कर लिया था, बट दहार किंग दहार ऑफ सिंध वाज डिफीटेड एंड किल्ड। अरब कंट्रोल वाज शॉर्ट लिव्ड एज इंडियन रूलर सून रीगेन्ड द टेरिटरी। तो अरब के जो लोग थे ना, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले रीजन को कैप्चर कर लिया था। वहां के राजा थे किंग दहार, उनको मार के सिंध को कैप्चर कर लिया था, बट सून इंडियन रूलर्स ने वापस उसको रिगेन कर लिया। नागभट्टा वन जो गुजरात प्रतिहारा थे, उन्होंने अरब फोर्सेस को डिफीट किया। अरब एक्सपेंशन बियॉन्ड सिंध लार्जली फेल्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन इंडिया में घुसने की कोशिश तो कर रहे थे, बट इंडियंस ने काफी क्या बोलते हैं टक्कर दी और उनका इन्वेशन इंडिया में रोक दिया। अरब रूल इन इंडिया रिमेन्ड लिमिटेड कंपेयर टू अदर रीजन। इन सिंध हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वर अलाउड रिलीजियस फ्रीडम। तो सिंध जो एरिया है दैट वाज द एरिया जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, इस्लाम धर्म बेसिकली चल रहा था, तो वहां पर फिर भी हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स वहां पर भी एग्जिस्ट उस समय कर रहे थे। अरब का इन्वेशन वाज वेरी लिमिटेड, उनको इंडियंस ने अंदर घुसने नहीं दिया। इंडिया एंड अरब रिलेशन, इंडिया एंड अरेबिया हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड लिंक्स बिफोर इस्लाम। ट्रेड स्प्रेड गुड्स आइडियाज कल्चर अक्रॉस द अरेबियन सी। तो हमारा अरब से रिलेशन बहुत पुराना है ना। इस्लामिक कंट्री नहीं थी, उसके भी पुराना रिलेशन है हमारा और अरब का, है ना। हमने बहुत ट्रेड अरबियन कंट्रीज के साथ की है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय राइज एंड फॉल ऑफ मेनी डायनेस्टी। तो 6th से 10th सेंचुरी की अगर हम बात करें, अगर मैं कंक्लूजन दूं इस चैप्टर का,
तो भैया बहुत सारे डायनास्टीज राइज भी हुई, बहुत सारी डायनास्टी फॉल भी हुई, है ना। नेक्स्ट जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है वहां हम 11th 12th सेंचुरी की बात करेंगे, लेकिन इस समय क्या हुआ, राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टी देखने को मिला। बहुत सारे किंगडम छोटू थे, शॉर्ट लिव्ड थे, बहुत सारे किंगडम जैसे कि राष्ट्रकूटास बहुत बड़े भी थे ना, कुछ बहुत इन्यूमरस साल तक चले भी। The era was one of the regional consolidation and transformation. New social and political groups were integrated into society. Sanskrit and religion literature flourish. तो देखो संस्कृत फ्लरिश हुआ, आर्ट आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी फ्लरिश हुई, और राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस किंगडम इस समय पर आप देखने को देख सकते हो। टेम्पल आर्किटेक्चर, डेफिनेटली टेम्पल्स बहुत बनाए गए, जितना ज्यादा टेम्पल बनाओगे उतना ज्यादा आपका शान और शोहरत होगा, ऐसा उस समय बोला जाता था। न्यू फिलोसॉफिकल स्कूल रिलीजियस प्रैक्टिस वर स्प्रेड, इंडिया शोड रेसिलियंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, और जब फॉरेन के लोग आए, बाहर के लोग भारत आए, उनको भी करारे की टक्कर दी हमारे इंडियन रूलर्स ने। दिस पीरियड डेमोन्स्ट्रेटेड कंटिन्यूटी अलॉन्ग विद अ चेंज इन द इंडियन सिविलाइजेशन। तो गुप्तास के बाद ये जो पूरा अलग सा ट्रांजिशन हुआ कि चोला, चेरा, पांड्या, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चालुक्य, है ना, इतने सारे रूलर्स ने मिलकर 6 से 10वीं शताब्दी तक भारत को संभाल के रखा। अब 11वीं 12वीं शताब्दी में क्या होने वाला है, ये हम आने वाले चैप्टर में चमकाने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर चमका होगा, समझ में आया होगा। इफ आपको लेक्चर चमका है तो कमेंट डाउन चमक गया, कोई डाउट है वो भी आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।